नमस्कार मेरे भाइयों। इस वीडियो के साथ तुम अपनी 20 डेज प्लेज की जर्नी शुरू कर रहे हो। एक छोटा सा अनाउंसमेंट करने आया हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना या फिर कमेंट सेक्शन चेक करना मत भूलना। यू विल गेट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जो तुम्हारे लिए मैंने स्पेशली बनाए हैं इस 20 डेज प्लेज को ध्यान में रखते हुए और तुम्हारे टर्म 1 को ध्यान में रखते हुए। सेकेंड अनाउंसमेंट है, उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में अलोंग विद द नोट्स तुम्हें एक लिंक मिलेगा जहां तुम एनरोल करा सकते हो कॉन्फिडेंस लेवल 100%। ये क्या है? ये एक वर्कशॉप है जो हर एग्जाम से पहले एक रात पहले मैं कंडक्ट कराऊंगा। 3 एग्जाम्स इसमें मैं कवर करूंगा, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। यानी इनके एग्जाम से जस्ट एक रात पहले मैं तुम्हारे साथ 3 घंटे बैठूंगा, एक पेपर सॉल्व कराऊंगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करूंगा। नमस्कार मेरे भाइयों। वो जीवन में आफत कम है, एग्ज़ाम 2 पार्ट में हो गए और उसके बाद कोर्स भी कुछ ऐसे ही वैसा हो गया। पूरा थ्योरी ये एमसीक्यू एजर्शन में पूछे जा रहे हैं, एजर्शन समझ में नहीं आते हैं। तो इनने सोचा कि एक काम करते हैं, जब इतनी तकलीफ हो ही गई है तो थोड़ी और बढ़ा दें। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी भी डाल देते हैं। आग में घी डालना बोले या सोने पे सुहागा, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मजबूरी है, परेशानी है, पढ़ना जरूरी है, सारे बुक्स के एमसीक्यू भी कवर करना जरूरी है, तुमसे गाली भी ना खाएं ऐसे काम भी करना जरूरी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलो मान लो तुमसे पूछ लिया जाए डीमोनेटाइजेशन होता क्या है। डीमोनेटाइजेशन है एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टैच्यू एज लीगल टेंडर। मैंने ऑफ रिमूविंग 2 बार लिख दिया है, वैसे मैं तुम्हारे सामने ही काट देता हूं वरना तुम सोचोगे कि बाबा जी ये क्यों किया। तो एक्ट ऑफ रिमूविंग, आई होप तुम समझ गए होगे। ठीक है, इसको काट देते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं ना तुमने देखा ना मैंने पढ़ा। सो इट इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टैच्यू स्टैच्यू लिखा तो वही था क्यों? यूनिटी, लिबर्टी ऑफ यूनिटी है, यूनिटी ऑफ लिबर्टी, व्हाट एवर द हेल इज। बैठ जाओ, तुम रुक जाओ, बैठो, क्या कर रहे हो? हाँ, तो जैसा हम बोल रहे थे, एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टैच्यू एज लीगल टेंडर। वो जो लीगल टेंडर जैसे बनी हुई थी उनको हटा दिया गया है। स्टेटस की बात की गई है बेसिकली। हमने इसको स्टेटस बना दिया है वरना हम पे शक किया जाए कि ये स्टैच्यू है या स्टेटस है। तो मैं फिर से बोलूंगा, एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर से हटा दो तो भैया उसको डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। हाँ, तुम चिल्ला लो, हम तो पढ़ा लेंगे। यहां पे तो तुम जितनी काटा पीटी देख रहे हो ना तुमने देखा ना मैंने किया वाली बात है। सिंपल याद रखो, डीमोनेटाइजेशन का मतलब है सरकार ने जिसको लीगल टेंडर एज अ करेंसी बोल दिया था, एज अ मनी बोल दिया था, सरकार ने उसे उसकी प्लेस से, उसके स्टेटस से हटा दिया है। दैट इज डीमोनेटाइजेशन। एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। लीगल टेंडर जैसे हटा दिया, काम खत्म, डीमोनेटाइजेशन हो गया। आज से वो रुपया नहीं है। मतलब इससे ज्यादा मैं क्या ही समझाऊं। फीचर सुनो जरा। फीचर व्यूड एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, एक तो टैक्स भरते नहीं है, टैक्स नहीं भरते चलो ठीक है, लेकिन पैसा दबा के बैठ जाते हैं। तो उस पैसे को खत्म करने के लिए, निकालने के लिए, करप्शन को बचाने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, मॉनिटर, जैसे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि वो पैसा तो कहीं पे काउंट नहीं हो रहा है जो रखा हुआ है लोगों के पास गड्डी भरा हुआ, उसको हटाने के लिए ये इसलिए किया जाता है। नाउ इंडिकेट्स दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। कई बार ये इसलिए भी किया जाता है, टैक्स नहीं भर रहे हो, पैसा अपने पास लगा के बैठे हो, रखे छाती से चिपका के बैठे हो, गया, डूब गया, आज से वो पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, तो टैक्स इवेजन अब आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट कम्स चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब क्या होता है, लोगों के अंदर आदत थी कि अपने घर में पैसा दबा के रखते थे। सरकार का कहना है अगर आपके पास पैसा है उसे बेटर यूज में लगाओ, बैंकिंग सिस्टम में डालो, बैंक कम से कम उठा के उससे किसी और को तो लोन देगा, तुम्हारा पैसा भी सेफ है, साथ में मनी भी जो है वो सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। वो नहीं करने दोगे, छाती से चिपका के बैठना है टेप लगा के। तो वो हटाने के लिए भी सरकार ने किया कि एटलीस्ट फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में पैसा पहुंचेगा तो मनी मल्टीप्लाई होगा। आपकी तिजोरी में रखा रखा पैसा वो 10 का नोट ही रहेगा, लेकिन अगर सिस्टम में जाएगा तो 10 के 12 हो जाएंगे। एम्स टू क्रिएट कैशलेस इकोनॉमी। मैं बोल बोल के थक गया,
क्रिप्टो फ्यूचर है। तुम आज एक्सेप्ट करो या ना करो, आज से 10 साल बाद तुम वही गुणगान गाओगे। यहां पे भी वही बोला गया है कि भारत के अंदर भी फ्यूचर है कैशलेस इकोनॉमी का। मतलब वो एक जमाना आएगा कि तुम अपने अपने कहीं बच्चों को कभी बताओगे, अगर हुए तो, कि पता एक जमाने में हम है ना ऐसे नोट दिया करते थे, हाथ में सिक्के विक्के भी दिया करते थे, एक कागज का होता था, एक पता नहीं काय का होता था, जो भी था, उसको देने के बाद हमें कुछ चीज मिला करती थी। बच्चे हौ करके सुना करेंगे कि ऐसा होता था क्या, क्योंकि आने वाली इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी है। कोई भी ऐसे फिजिकल पेमेंट्स नहीं किए जाएंगे, सारे ऑनलाइन पेमेंट्स ही होंगे। एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट से नहीं, लेकिन समझ लो, मे बी अगर एजर्शन रीजन में कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तुम्हें आ जाएंगे क्वेश्चंस, बनने लगेंगे। तो डिमोनेटाइजेशन सबसे पहले 1946 में हुआ था, फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन था। इसके अंदर 1000 और 10,000 का जो नोट था उसको हटा दिया गया था सर्कुलेशन से। 1945 में सॉरी 1954 में, सॉरी ये वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 1954 में दीज नोट्स वर रीइंट्रोड्यूस्ड, फिर से इंट्रोड्यूस किया गया अलोंग विथ 5000 रुपीज नोट, 5000 का नोट भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। देन 1978 में नेक्स्ट डिमोनेटाइजेशन आया टू रिड्यूस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी को दबाने के लिए ये काम किया गया। 1000, 5000 और 10,000 के नोट जो थे उनको सर्कुलेशन से फिर से बाहर कर दिया गया, हटा दिया गया, ताकि हम ब्लैक मनी को कंट्रोल कर सके। फिर आई बात 2016 की, उसकी बात कर लेते हैं। 2016 में नेक्स्ट डिमोनेटाइजेशन आया, तुम्हें तो पता ही होगा, वो वाला तो तुम भी थे देखने के लिए। तो जो 1000 और 500 के डिनोमिनेशन वाले नोट थे उनको हटा दिया गया। न्यू नोट जो थे 500 और 2000 के, उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। हाँ, ये 2000 है। कई बार हम लोग उसको नींद में 20,000 भी लिख देते हैं, तो प्लीज माफ करना, बहुत ज्यादा लोड होता है ये नोट्स बनाना और फिर ये वीडियो शूट करना, वो भी क्वालिटी कंटेंट, थोड़ा सा चिल मार लेना, ठीक है। फिर आ जाते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे, लास्ट टॉपिक। गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे आते हैं मेरे भाइयों। जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। आप जो कमोडिटी कंज्यूम करोगे उसके बेसिस पे उस पर टैक्स भरो। अब आप बिजनेस हो, इंडिविजुअल हो, एवरीवन हैज टू पे द जीएसटी। एक ही वन नेशन वन टैक्स वाली कॉन्टेक्स्ट हो गया यहां पे। नाउ द बेसिक प्रिंसिपल इज टू टैक्स द वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेसेस में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। आपने कुछ खरीदा, फिर किसी और को बेचा, उसने कोई और वैल्यू ऐड की, आगे बेचा, उसने कोई और वैल्यू ऐड की, आगे बेचा, वहां से कुछ और वैल्यू ऐड हुई, आगे बेचा, एंड उसने जाके कंज्यूमर को बेचा। हर स्टेज पे जीएसटी लगेगा। और अगर आप वो गवर्नमेंट को शो करते रहोगे जीएसटी, तो जीएसटी जो आपने पे किया है और जिसने आपको सेल किया है, वहां से वो जीएसटी वेव ऑफ होता जाता है। वो कॉम्प्लेक्स चीज है, मैं उसको बताऊंगा नहीं, बट एक ही बार टैक्स लगता है, ये चीज ध्यान रखना। आपको बाकी जीएसटी का वेव ऑफ मिल जाता है। सरकार कहती है आप कमोडिटी बेचोगे, आप जीएसटी कलेक्ट करोगे। यार मैं कुछ बेचूंगा तो मैं क्या करूंगा, सामने वाले से टैक्स भी लूंगा, ठीक है। सो मैंने जीएसटी तुमसे ले लिया, मान लो। अब मेरे पास जीएसटी पड़ा हुआ है जो मुझे सरकार को देना है। अब मैंने भी कुछ चीजें खरीदी होंगी, जैसे मैंने तुम्हें चीजें बेची हैं, ऐसे मैं खरीदता भी तो होऊंगा मार्केट में जाके। तो मैं उस जीएसटी को, जो मेरे पास जीएसटी आया है, उससे वेव ऑफ कर सकता हूं, एडजस्ट कर सकता हूं, और जो फाइनल जीएसटी होगा वो मैं उठा के सरकार को दे सकता हूं। सो दैट इज वन नेशन वन टैक्स। अब जीएसटी 3 प्रकार से है। पहला हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए, कृपया करके ध्यान रखना, इंट्रा स्टेट, स्टेट के अंदर ही अंदर। दूसरा होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये होता है इंट्रा स्टेट। देखो, एक होता है सीजीएसटी जो ऊपर दिया हुआ है, एक होता है एसजीएसटी। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी इंट्रा स्टेट लगता है। अगर आप स्टेट के अंदर ही कोई चीज खरीद के बेच रहे हो या बेच के खरीद रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग विद इन अ स्टेट, 2 टैक्सेस लगेंगे आपके, एक तो सीजीएसटी और एक तो एसजीएसटी। ये दोनों इकट्ठे लगेंगे। अगर 18% है तो 9% ईच लग जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूं। फिर आता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इंटर स्टेट होता है। अब मैंने अगर उत्तर प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश में हूं, मैंने उत्तर प्रदेश के किसी बंदे से खरीदा, तो फिर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो 2 डिफरेंट स्टेट्स के बीच में है आईजीएसटी। अगर सिंगल स्टेट के अंदर ही अंदर काम चल रहा है, इंट्रा स्टेट, स्टेट के अंदर ही अंदर, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। फैक्ट्स कुछ जीएसटी के याद रख लो, बिकॉज कॉन्सेप्ट पूरा आएगा तो कुछ भी पूछा जा सकता है इसके अंदर। पहला बोला गया सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर, सबस्यूम मल्टीपल टैक्स इनटू वन। जितने भी टैक्सेस लगते हैं उन सबको हटाओ और एक सिंगल टैक्स लेके आओ। ये टैक्स स्ट्रक्चर भारत सरकार बनाना चाहती थी। इफेक्ट ऑन प्राइस, लग्जरी गुड्स को एक्सपेंसिव कर दिया गया और जो आइटम्स मास कंजम्पशन के होते हैं वो कंपैरेटिवली चीप हो गए। ये चीज ध्यान रख लेना यार, है ना। मतलब मैं यहां पे बताना चाहूंगा, सॉरी, ये वाला जो है ना, इफेक्ट ऑन प्राइसेस, तो जो लग्जरी गुड्स थे वो एक्सपेंसिव हो गए और जो बेसिक आइटम्स डेली कंजम्पशन के होते हैं, मास प्रोडक्शन के होते हैं, वो कंपैरेटिवली चीप हो गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, एमसीक्यू पूछा जाता है। फिर आ जाते हैं कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। टैक्स इज रिसीव्ड बाय द कंज्यूमर स्टेट एंड नॉट बाय द मैन्युफैक्चर स्टेट। ये भी ध्यान रखना।
कि जो टैक्स होता है वो रिसीव कौन करता है, जो कंज्यूमर स्टेट का होता है, ना कि वो जो मैन्युफैक्चर जहां पे स्टेट पे कर रहा है वो वाला। ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है कि जहां कंजम्पशन होगा वहीं पे वो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा या रिसीव किया जाएगा। देन कम्स रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, 20 लाख नॉर्मल स्टेट और 10 लाख स्पेशल स्टेट्स। इसका मतलब समझो यार, देखो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, जो भी कंपनी किसी नॉर्मल स्टेट से है, नॉर्मल स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, अगर जम्मू एंड कश्मीर के अलावा कोई भी स्टेट है, उनका 20 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर है, सेल्स है, तो उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा जीएसटी के अंडर। और अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को ले लूं, स्पेशल स्टेट्स को ले लूं, नॉर्थ ईस्ट में मैं डालूं हिमाचल हो गया, असम हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ये हिमाचल प्रदेश मैंने शायद बोला नहीं, ये सारे जो हो गए ये स्पेशल स्टेट्स के अंदर आते हैं और इनका टर्नओवर अगर 10 लाख से ऊपर का है तो इनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। तो बेसिक स्टेट्स जो नॉर्मल स्टेट्स हैं वो 20 लाख के टर्नओवर के ऊपर, और जो स्पेशल स्टेट्स जो अभी मैंने बोले वो 10 लाख से टर्नओवर के ऊपर, उन्हें अगर सेल्स है तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अब मैंने तुम्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं एक बार समझाऊंगा। रिड्यूसिंग द टैक्स पेड ऑन इनपुट फ्रॉम द टैक्सेस टू बी पेड ऑन आउटपुट। आपने आउटपुट किया, आउटपुट का मतलब होता है सेल्स करना, आपने सेल्स पे टैक्स कलेक्ट किया, आपके पास टैक्स रखा हुआ है जो आपको सरकार को भरना है। अब आपने खरीदारी भी की, बिकॉज आप बिजनेस को खरीदारी भी करोगे, सो वॉट एवर यू आर परचेजिंग उस पर आप टैक्स पे कर रहे हो। आप उस टैक्स जो आपका पेमेंट है उससे जो आपने आउटपुट टैक्स, मतलब जो चीजें बेचकर आपने टैक्स रिसीव किया था, उससे एडजस्ट करने के बाद रिमेनिंग बैलेंस आप सरकार को पे ऑफ कर सकते हो। इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्या होता है? व्हेन सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स आर सप्लाइड टू अ टैक्सेबल पर्सन, ये इनपुट टैक्स आपका होता है। इनपुट टैक्स का मतलब समझो, व्हेन सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स आर सप्लाइड टू अ टैक्सेबल पर्सन। मैं समझा देता हूं क्या है। देखो हिंदी अनुवाद करूं, बहुत सिंपल सी चीज, इनपुट टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा, मैं टैक्सेबल पर्सन हूं। अगर मेरे को कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की गई, अगर मैंने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी, इफ आई एम परचेजिंग समथिंग, आई एम अ टैक्सेबल पर्सन और मेरे पे वो टैक्स लगेगा, इनपुट टैक्स कहलाएगा। यहां पे लाइन बाय लाइन बता दिया, व्हेन सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स आर सप्लाइड टू अ टैक्सेबल पर्सन। मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, मैं मार्केट से अगर कुछ भी खरीदूंगा तो मुझे उस गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी मुझे सप्लाई की जा रही है, मुझे उस पे टैक्स पे करना मैंडेटरी है। फीचर्स की बात कर लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी होल कंट्री इंक्लूडेड जम्मू एंड कश्मीर, सब पे लगता है, कहीं पे भी इसमें एग्जाम्पशन नहीं है, एंड यू शुड बी प्राउड अबाउट दैट। जीएसटी ऑन इंपोर्ट ट्रीटेड एज आईजीएसटी। अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपका आईजीएसटी काउंट होगा, प्लस एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटीज जो लगती हैं वो भी लगेंगी, बट आईजीएसटी के साथ काउंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूछा जाता है, याद रखना कि अगर इंपोर्ट करते हो तो कौन सा जीएसटी लगेगा, तो भैया उस पे तुम्हारा आईजीएसटी लगेगा। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है, मैं समझा चुका हूं, उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है समझाने के लिए। दिस इज कंजम्पशन, जो भी आप करोगे, बिकॉज आई एम अ टैक्सेबल पर्सन, मुझे उस पर पे करना पड़ेगा। जीएसटी के रेट्स होते हैं, 4 स्लैब है, 5%, 12%, 18%, 28% तक जाता है, 28% तक जीएसटी जाता है। आत्मा किलप जाए अंदर से, और मत पे करो टैक्सेस, जनता क्या ही बोलूं। पेमेंट ऑफ जीएसटी आप कैसे कर सकते हो? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, जैसे आपको अच्छा लगे पे कर दो, बस ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट होता है, जाके खटखटाने मत लगना दरवाजा। इतना ही याद रख लो, तुम्हारा पूरा ये टॉपिक हो जाएगा। आई होप तुम समझ गए होगे मैंने इसको अलग से क्यों लिया, बिकॉज ये पूरा का पूरा टॉपिक अलग से अटेंशन डिमांड करता है, इसका एक सेपरेट माइंडसेट होता है। भसड़ नहीं मचानी है, इकट्ठा सब पढ़ लो, समझ में आए चाहे ना आए, सत्यानाश, ऐसा नहीं करना है। हर चीज का एक अलग मीनिंग होता है, हर चीज का एक अलग मूड होता है, पढ़ने का एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है। आई होप तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। सेपरेटली पढ़ना है इसको, और एक कॉफी के गर्मा गर्म मग के साथ पढ़ना बहुत मजा आएगा। ठंडियों में पढ़ाई का मजा ही अलग होता है, और अगर अच्छे से की जाए, शिद्दत से की जाए, टाइम जिसमें बचे और रिटर्न ज्यादा है, उसकी बात ही अलग होती है। तो मेरे भाइयों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।